हेलो माय डियर स्टूडेंट। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 जो कि आपका पेपर होने वाला है 31 मार्च को। तो 31 मार्च की तैयारी करनी, इससे पहले मैंने आपको समष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा और इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की। डेली की लाइव क्लास में मैं भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता रहता हूं, लेकिन आंसर आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, इसके लिए आपको आज की इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि विद डायग्राम हेडिंग एक अच्छे तरीके से मैंने इसको खुद सेट किया है ताकि एग्जाम में आप लिख सके और अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मांग की तालिका एवं मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मांग का नियम क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका है लॉन्ग में। तो मांग का नियम क्या है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए इसकी डेफिनेशन को। यह नियम खरीद का पहला नियम कहलाता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। मांग व मूल्य के परस्पर संबंध को मांग के नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम बताता है कि ऊंची कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर ज्यादा मांग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध समझते हैं ना? ऋणात्मक संबंध ये हुआ कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए, मतलब एक तरफ आप लेते हैं वस्तु की कीमत को और एक तरफ लेते हैं वस्तु की मात्रा को। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वस्तु की कीमत जैसे जैसे आपकी घटती चली जाती है वैसे जैसे मांग की मात्रा आपकी कैसे चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। इसको बोलते हैं मांग का नियम। इसका मतलब कीमत और क्यू मतलब होता है मात्रा, पी मतलब होता है कीमत के बीच में क्या सब ऋणात्मक संबंध होता है। अब इसको आपको डायग्राम पे में रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायग्राम में क्या दिखाएंगे? देखिए यहाँ पर हो गया आपका वस्तु की कीमत, कीमत को आपने यहाँ शो कर दिया और ये है मात्रा, मात्रा को नीचे शो कर दिया। और हर एक पॉइंट को 10 पे 50 है, 10 पे 50 यूनिट, 8 पे 60 यूनिट, 6 पे 70 यूनिट। और हर एक पॉइंट को आप मिला देंगे तो ये नीचे की ओर गिरता हुआ उठता है। इसलिए एक क्वेश्चन भी आता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? क्योंकि इसमें मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, जैसे चित्र के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिरती जा रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती चली जाती है। इसी कारण मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये कंप्लीट आपको मार्क्स देगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पूर्ति का विस्तार एवं पूर्ति के संकुचन को उपयुक्त रेखा चित्र के द्वारा, रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको बताना है पूर्ति का विस्तार क्या होता है, पूर्ति का संकुचन क्या होता है। तो पूर्ति के विस्तार की अगर बात करें कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें मतलब ऐसी चीजें जो पूर्ति को प्रभावित करती है। पूर्ति को प्रभावित कौन से? जैसे उत्पादकों की संख्या, साधनों की कीमत, तकनीक में परिवर्तन, ये सब चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल किसकी बात करते हैं यहाँ पर? कीमत की। कि वस्तु की कीमत में बढ़ने के स्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है और इस बढ़ती हुई पूर्ति को पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। और इसी चीज को अगर हम ग्राफ के थ्रू शो करना चाहते हैं तो कुछ ग्राफ ऐसे बन सकता है। देखिए पूर्ति के विस्तार में वस्तु की कीमत कितनी है? 1 है। अब 1 से बढ़ के कितनी हो गई? 5। तो मात्रा हो रही है 10 से 50। ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है। सो पहले हमारा पॉइंट ये वाला हुआ करता था, अब वस्तु की कीमत बढ़ गई तो अब हमारा वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ गई। ये 50, 5 भी हो रहा है 50, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो सो ये ऊपर की ओर संचलित हो रहा है। इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार होना। क्या बोलते हैं? पूर्ति का विस्तार। अब पूर्ति की संकुचन की स्थिति में यदि अन्य बातें समान रहने पर जब बस किसी वस्तु की कीमत घटने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो इस घटती हुई पूर्ति को पूर्ति का संकुचन कहा जाता है। इसको हम एक सारणी और रेखा चित्र को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अगर हम सही से समझे तो वस्तु की कीमत जब रुपए 5 है तो मात्रा है 50, यानी कि जब कीमत 5 है तो यहाँ पर उसकी मांग की ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है ना? 5 पे 50। जब वस्तु की कीमत घट के कितनी होगी? 1, तो मात्रा भी घट के कितनी होगी? 10, यानी कि ये वाला पॉइंट। यानी कि जहां मांग यहाँ थी और कम होगी कहाँ हो गई? यहाँ इस पॉइंट पे आ गई। तो इसी को बोलेंगे हम क्या? पूर्ति का संकुचन होना। और इसी को बोलते हैं क्योंकि मांग वक्र वही होता है, केवल इसमें बदलाव होता है थोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादक संतुलन से क्या अभिप्राय है?
तालिका या रेखा चित्र की सहायता से कुल लागत और कुल आगम के संदर्भ में उत्पादक संतुलन की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो समझना होगा उत्पादक का संतुलन किसे कहते हैं। एक फर्म या उत्पादक उस समय संतुलन में होती है जब वो अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होता है, मतलब जितना उत्पादन वो कर रहा है वो इसके लिए इनफ है और उसमें वो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता है। इस अवस्था तब होती है जब एक फर्म को सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुल आय और कुल लागत के अनुसार लाभ उस बिंदु पर होगा जहां पर कुल आय और कुल लागत के बीच का जो अंतर होगा वो अधिक है। इसका मतलब जब टीआर में से टीसी को माइनस कर देंगे और उन दोनों का डिफरेंस जब सबसे ज्यादा होता है उस स्थिति को हम अधिकतम लाभ की स्थिति बोलेंगे। तो क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म दी गई कीमत पर वस्तु की कितनी ही मात्रा का उत्पादन कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता एवं मात्रा नियोजक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत क्या निर्धारित नहीं कर सकती, ठीक है ना। ऐसे में जो पूर्ण प्रतियोगिता कुल आगम वक्र बाएं से दाएं चढ़ता हुआ होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बाएं से दाएं यानी कि ओ से आर ये होता है कुल आगम वक्र, जबकि जो लागत वक्र है वो पहले घटता हुआ होता है फिर बढ़ता हुआ होता है। उनकी एक ऐसी बिंदु जैसे यहाँ पर के और एन का दे रखा है, कौन सा के एन। अब इस के और एन में सबसे ज्यादा डिफरेंस है और ये जो टी है, टी और दूसरा ये एस है और इस बिंदु को हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु क्योंकि ये दोनों बिंदु पे टीसी और टीआर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर यहाँ पर टीसी इक्वल टू टीआर होता है, लेकिन यहाँ पर लाभ अधिकतम नहीं हो रहा है। लाभ अधिकतम होता है केएन पर और इसी को बोलेंगे उत्पादक संतुलन बिंदु, उत्पादक का संतुलन स्तर, ठीक है। तो ग्राफ बनाना जरूरी है, आप ग्राफ जरूर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताओं को बताइए। उदासीनता वक्र विश्लेषण किसे कहते हैं? उदासीनता को तीन नाम से जानते हैं। एक है आपका तटस्थ वक्र और एक होता है आपका अनाधिमान वक्र। कुछ भी आ जाए सेम है, ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरता हुआ हो रहा है। ये वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ अर्थात वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मतलब ये मूल बिंदु है और ये मूल बिंदु के उल्टे साइड भागता हुआ नजर होता है, ठीक है। दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को मान लीजिए आप उदासीनता वक्र बना रहे हैं लाइक दिस, दो उदासीनता वक्र ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। कितना भी उदासीनता वक्र बनाए कुछ इस तरह से बनता चलेगा, जैसे ये IC1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सारे ऐसे पर भले ही पैरेलल ना हो लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और लास्ट पॉइंट है ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है, मतलब जो उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनेगा समझिए उपभोक्ता का उत्पादक का सॉरी उपभोक्ता का संतुलन स्तर उससे उतना ही ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता हूँ, वो इसलिए रखता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देन आपको ये क्वेश्चन जो है जरूर पढ़ना चाहिए। तो क्या ये घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को समझाना है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? घटती सीमांत नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की समान इकाई का उपभोग बढ़ता चला जाता है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी घटती चली जाती है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर H.H. गोसेन ने, तथा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। मार्स बाद में इस नियम को जो है एक्सप्लोर किया था किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। और मार्शल के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी व्यक्ति के पास जितनी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से उसको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, वो उस लाभ की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग बढ़ता चला जाता है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? घटती चली जाती है। और इसीलिए इस नियम का नाम पड़ा है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। अब इस नियम की कुछ मान्यता ये शर्तें हैं कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण और परिणाम एक जैसे समरूप वस्तु होनी चाहिए। उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए, इनकी रुकना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए गोलगप्पे खा रहे हैं तो जो गोलगप्पा खा रहे हैं वो लगातार एक जैसा होना चाहिए कि पहला ये खा लिया फिर दूसरा ये खाया
फिर तीसरा ये का आया, चौथा। जैसे जैसे गोलगप्पा खाते चले जाएंगे, आपसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती चली जाती है। तो इस स्थिति को जो है कहते हैं कि यूज लगातार होना चाहिए। वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए। उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत और फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो उपभोक्ता का जो ये वक्र बन जाता है, सीमांत उपयोगिता वक्र, कुछ इस तरह से मान लीजिए क्वांटिटी है, और ये 1 2 3 4, ठीक है ना, ये होगी एमयू। तो सबसे पहले पहले यूनिट को यूज किया तो कितना हो गया, 20। दूसरे का कितना हो गया, 16। तीसरे का यूज किया तो कितना हो गया, 6। और चौथे का यूज किया कितना हो गया, 0। तो धीरे धीरे इसके बाद पांचवे का यूज किया तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 4। इसके बाद सीमांत उपयोगिता कैसे चली जाती है, घटती चली जाती है, इसलिए इसको घटती सीमांत उपयोगिता का नाम दिया गया है। ठीक है। आप बस क्या ध्यान रखना है, एग्जाम की तैयारी करना है तो ये द इकोनॉमिक्स गुरु ध्यान रखना है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, और जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम की अच्छे से तैयारी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको इस वीडियो को, ये चैनल के लिंक को, ताकि अपने आने वाले जो बैच है उसकी भी अच्छे से इकोनॉमिक्स की तैयारी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। ये मैं 100% गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में या तो 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में जरूर आना है, ठीक है ना। उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, रिहाई नहीं है, आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अनुसार तो उपभोक्ता का संतुलन का तात्पर्य क्या है, उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार व्यय करके अपने लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वो अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब उसको अपनी आय के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि, यानी कि जितना वो खर्च करता है, अगर उसकी कंपेरिजन में उसको जो मिलने वाली संतुष्टि का स्तर होता है वो ज्यादा हो जाता है, उस स्थिति को हम उपभोक्ता संतुलन का स्तर कहते हैं। अब इसको हम अगर शो करना चाहे तो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और एक्स वस्तु की मुद्रा की कीमत उपयोगिता का मूल्य जैसे बराबर हो जाएगा, मतलब जो वस्तु को भोग कर रहे हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस पर जो खर्च करने वाला जो पैसा होता है उसकी जो उपयोगिता है, जब दोनों आपस में बराबर हो जाती है उस स्थिति को हम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या समझिए, मान लीजिए ये है वस्तु की इकाई है, पहले एक, उसमें खर्च उससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी, 40, और वस्तु की कीमत कितनी है, बस। इसका मतलब होता है जितना खर्च किया उसकी कंपेरिजन में हमने ज्यादा सीमांत उपयोगिता मिली। फिर कितना हो गया, वस्तु की कीमत तो बदलते नहीं है, सेम वस्तु की इकाई सेम है, लेकिन उपभोग का हिस्सा सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों MUX और PX आपस में बराबर हो जाती है, उस बिंदु को हम कहेंगे कि ये बिंदु ऐसा है जहां पर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, दैट इज उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 7, पैमाने के प्रतिफल के नियम का क्या अर्थ है। पैमाने के प्रतिफल बढ़ते, स्थिर और घटते प्रतिफल को समझाइए। पैमाने के प्रतिफल का अर्थ क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है, यानी कि एक दीर्घकालीन अवधारणा है। दीर्घकाल में उत्पत्ति का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, इसका मतलब दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं और उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जाता है। ऐसे में जब उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तन होता है तो इसके 3 प्रमुख नियम समझ में आ जाती हैं। उसको कहते हैं पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं। तो 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था और पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। तीनों को आपको एलोबरेट करना है, लॉन्ग में आता है। तो सबसे पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था की बात करते हैं। इस स्थिति में साधनों में जितना परिवर्तन किया जाता है उसकी कंपेरिजन में उत्पादन में अधिक परिवर्तन होता है। ऐसे में इधर हो गया साधन ए और इधर हो गया साधन, तो दोनों के बीच का डिफरेंस करें उत्पादन की में, धीरे धीरे गैप क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा होता चला जाता है। इसको कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है डायग्राम को,
ठीक है ना। ये हो गया आपके, यहाँ पर हम बात करते हैं साधन की, ठीक है, फैक्टर की, और यहाँ पर बात करते हैं उत्पादन की। तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम इसको, लाइक दिस, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। यहाँ पर देखिए साधनों के बीच में कम गैप हो रहा है और यहाँ पर मात्रा के बीच में ज्यादा गैप हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर बी, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में भी उसी अनुपात, यानी कि साधनों में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उत्पादन में जो परिवर्तन होता है दोनों ही क्या होता है, समान होता है। इसलिए में हर स्तर पर इसके बीच में क्या होता है, एक समान गैप नजर आता है। और पॉइंट नंबर सी, पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। और पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम ये हुआ कि उत्पादन में साधनों में जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है और उत्पादन में कम वृद्धि होती है, इसका मतलब जितने भी हमारे पास साधन होते हैं उसके कंपेरिजन में जो उत्पादन में वृद्धि होती है वो कम होती है। इसलिए में ये धीरे धीरे हमारी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। डायग्राम जरूर देखिएगा, डायग्राम जरूर बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए, या पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में वस्तु की मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष द्वारा होता है। इसका मतलब जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है उस बिंदु पर जो है संतुलन कीमत का निर्धारण हो जाता है। ठीक है ना। लिखना कैसे है आपके सामने है, स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा अपने पास। तो इस तरह से अगर हम इसको शो करना चाहे कि एक ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ पर जब वस्तु की कीमत कितनी अच्छी है तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों क्या है, बराबर है। सो डैट ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर वस्तु की पूर्ति और ये वस्तु की मांग, तो दोनों ई बिंदु पर आपस में मिल रहे हैं। इस बिंदु पर डी इक्वल टू एस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम संतुलन कीमत और इसको बोलेंगे संतुलन मात्रा। ठीक है, एक लाइन में इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए। उपरोक्त उदाहरण के आधार पर जब वस्तु की कीमत 6 है तो वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही 60 है, अर्थात कीमत 6 को संतुलन कीमत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बाजार क्या है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के बताना है। बाजार वास्तव में एक संपूर्ण क्षेत्र होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं, उसे बाजार कहते हैं। अगर बाजार के हम प्रकार की बात करें, प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और दोनों की संख्या बहुत अधिक होती है, और इस पूरे बाजार में समरूप वस्तु का क्रय विक्रय होता है और यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। सेकंड, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसको एकाधिकारी प्रतियोगिता ही बोलते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां पर एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का मिक्सअप पाया जाता है, यानी कि ना ही पूरी प्रतियोगिता होती है ना ही एकाधिकार की स्थिति है। यहाँ पर क्रेताओं की संख्या और विक्रेताओं की संख्या अधिक तो होती है लेकिन विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता के कंपेरिजन में कम होते हैं। और तीसरा होता है एकाधिकार, एक ऐसी स्थिति जहां पर पूरे बाजार में केवल एक ही अकेला उत्पादक होता है और वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन भी नहीं होता है और वस्तु की पूर्ति में उसकी कीमत निर्धारण में पूर्णतः जो है एकाधिकारी का ही अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाना है। उदासीनता वक्र विश्लेषण यानी कि अनधिमान वक्र के द्वारा उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से शो किया जाता है वो बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन को बताइए। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में अवस्था में होती है जब वो अपनी सीमित आय और आय की सहायता से वस्तुओं पर दी गई कीमतों पर खरीद कर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त हो, यानी कि जब उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त होती है तभी उपभोक्ता संतुलन में होता है। उपभोक्ता की कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तु की कीमतों से निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र तक पहुंचने की प्रयास करता है। और इसी कारण से कि जब उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करेंगे तो ऐसे में उपभोक्ता के संतुलन की प्रमुखता 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करना होना चाहिए। मतलब ये रहा कीमत रेखा आर एस, जिसको कीमत रेखा बोलेंगे। आर एस क्या है, कीमत रेखा, और जबकि आईसी क्या है, ये है उदासीनता वक्र। दोनों ही जिस बिंदु पर आपस में टच करेंगे उस बिंदु को हम उदासीन उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वस्तु एक्स वस्तु की कीमत और वह वस्तु की कीमत दोनों के बीच का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, दोनों के सीमांत प्रतिस्थापन के बराबर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2,
स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। नॉर्मली ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर भागता होना चाहिए, नीचे, यानी ये वाला बिंदु अस्थायी है क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस बिंदु पर परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि अब कभी भी ऊपर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कभी भी कीमत रेखा को नहीं छुएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को बताया नहीं। ऐसे कौन कौन से तत्व है जब वस्तु की मांग प्रभावित होती है? ठीक है ना, वस्तु की मांग लोच, जिसमें सबसे पहले है वस्तु की प्रकृति। वस्तु अगर अनिवार्य वस्तु है उसकी लोच बेलोचदार होती है क्योंकि जरूरी चीजें यूज जरूर किया जाएगा, जबकि विलासिता वस्तु की लोच लोचदार होती है। और थोड़े से परिवर्तन से ही इसमें अधिक जो है मांग में परिवर्तन हो जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं, जिन वस्तुओं का निकटतम स्थानापन्न होता है उसकी मांग लोचदार होती है, और जिनका निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है उसकी बेलोचदार होती है। वस्तु की विभिन्न प्रयोग, जिन वस्तुओं का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है उसकी मांग मूल्य सापेक्ष होती है, जबकि जिनके उपभोग जो है कम होता है उसका जो है बेरोजगार होता है। ठीक है। वस्तु के उपभोग का स्थगित होना, यदि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, मतलब रोक रखेंगे, उपभोग कर लेंगे, जैसे जूते, जूते गर्मियों के मौसम में नहीं पहने जाते, ठंडी के मौसम में ज्यादा पहने जाते हैं, तो इसका मूल्य लोचदार होगा कि जरूरत क्या है, बाद में खरीद लेंगे। लेकिन जिसका यूज हम रोक नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, जैसे अनाज हो गया, नमक हो गया, दाल हो गया, उसका मूल्य बेलोचदार होता है। संयुक्त मांग, जिन वस्तुओं की जिन वस्तुओं का प्रयोग एक साथ होता है, जैसे कलम और स्याही का प्रयोग एक साथ होगा, जूता और मोजा का प्रयोग एक साथ होगा, पेट्रोल और गाड़ी का यूज, ऐसे वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। क्या? क्योंकि किसी एक के सस्ते होने से उसकी मांग नहीं बढ़ती है, दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, यह क्यों उत्पन्न होती है? अर्थव्यवस्था के उत्पादन में साधन सीमित और लोगों की आवश्यकता असीमित होती है। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना संभव नहीं है, और वहीं पर सीमित साधनों के विभिन्न विकल्प भी मौजूद होते हैं जिसकी सहायता से अधिकतम लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अतः सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है, और अर्थव्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विकल्प चयन को चुनाव की समस्या बोलते हैं, और चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। इसके उत्पन्न होने के कुछ प्रमुख कारण है, जैसे लोगों की आवश्यकता का असीमित होना, लोगों की आवश्यकताओं में अंतर पाए जाना, साधनों की सीमितता, संसाधन कम होना, जो संसाधन होते हैं उसके विभिन्न विकल्प मौजूद होना, और उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, ये अपने आप में एक समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन की मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता संतुलन एक वास्तव में ऐसी स्थिति होती है, मैंने कई बार बताया, 3 बार बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन की मान्यता है। उपभोक्ता विवेकशील है, वो सदैव ही दी हुई परिस्थिति में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरा, उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, उपभोक्ता की रुचि आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, उपभोक्ता अपनी आय दो वस्तु पर व्यय करता है, दोनों ही एक दूसरे की प्रतिस्थापक होनी चाहिए। और फिफ्थ, किसी वस्तु की अधिक मात्रा उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि को प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। तो उपभोक्ता की संतुलन की अगर दशा की बात करें, नंबर 1, जब केवल एक ही वस्तु का उपभोग होता है, तो जब वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के मौद्रिक मूल्य के बराबर हो, तब उपभोक्ता संतुलन होता है। और जब दो वस्तुओं की बात करते हैं, तो एक्स वस्तु पर किया गया खर्च और सीमांत उपयोगिता वस्तु वाय पर खर्च किए गए सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन पूरा होता है तो उपभोक्ता संतुलन में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत मांग क्या है और बाजार मांग क्या है? और हम व्यक्तिगत मांग की बात करते हैं, व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक दी गई समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। जबकि बाजार मांग क्या होता है? बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं के द्वारा जितनी भी मांग की जाती है उसका कुल योग होता है। व्यक्तिगत मांग में निर्धारित तत्वों की पूर्ति, कीमत, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि शामिल होती है। जबकि बाजार मांग के निर्धारित घटकों में व्यक्तिगत मांग की सभी आती हैं, साथ ही साथ जनसंख्या में परिवर्तन, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, जनसंख्या संरचना में परिवर्तन भी शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यक्तिगत मांग को व्यक्त करने वाली अनुसूची को व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं, जबकि बाजार मांग की अनुसूची को व्यक्त करने वाले को बाजार मांग तालिका कहते हैं।
व्यक्तिगत मांग तालिका का चित्रमय प्रदर्शन व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है, जो कि इस तरह से होता है। और बाजार मांग वक्र वाला बाजार मांग वक्र कहलाता है, जो इस तरह से होता है, थोड़ा सा नीचे फ्लैट टाइप में हो जाता है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी दे रखा है, तो थोड़ा सा बाय मिस्टेक ये दूसरी बार हो गया है। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है, ये प्रिंटिंग में दिक्कत है थोड़ा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ही दे रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, ये क्यों लागू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम बताता है किसी उत्पादन साधन में परिवर्तन करने, अन्य साधन को स्थिर रखने उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। कि अल्पकाल का नियम है और अल्पकाल में सभी साधन परिवर्तित नहीं होती, कुछ स्थिर रखा जाता है। तो कुछ साधनों को स्थिर रख के अगर हमने कुछ साधनों को परिवर्तित किया, तो उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अब स्टिगलर ने कहा था कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर यदि किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा प्रयोग किया, तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उत्पादन जो है धीरे धीरे घटने लगती है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होता है ना, अगर सही से बात करें तो, क्योंकि परिवर्तन स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल परिवर्तन साधन बदल जा रहा है, एक सीमा तक उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन फिर जाके ये स्थिर हो जाती है। ऐसे सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता हुआ होता है, फिर ये कम होगा, फिर जीरो होगा, और जीरो होने के बाद एटलीस्ट ये फिर माइनस में भी आ सकता है। जब ये माइनस में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि कुल उत्पादन में भी क्या होती है, कमी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। मतलब क्या है, ये हो गई हमारी टीपी, कुल उत्पादन बढ़ रहा है। जब तक ये बढ़ता हुआ होता है, देखिए ये एमपी होता है, एमपी। एमपी जब जीरो हो जाता है, तब टीपी क्या है, सबसे ज्यादा है, अधिकतम है। जैसे ही ये माइनस में आ जा रहा है, टीपी भी हमारा क्या करने लगता है, घटने लगता है। इसका मतलब पहले ये बढ़ता हुआ होगा, फिर स्थिर होगा, फिर घटता हुआ होगा। इसी कारण से इसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम बोलते इसका नाम। उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कुछ कारण है। नंबर एक, जब एक या एक से अधिक साधन स्थिर होते हैं, स्थिर साधनों का अल्प प्रयोग होता है, उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता होती है, प्रकृति सीमितता होती है, यानी कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, उसमें अनलिमिटेड मात्रा में बढ़ाया नहीं जा सकता है। अनुकूलतम आकार के बाद जाने पर जितना होना चाहिए उससे उच्च प्रयोग हो जाने के बाद, और उत्पादन साधनों का पूर्ण स्थानापन्न होना, क्योंकि एक साधन की जगह पर दूसरे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। एक ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, ऐसे बाजार में समान कीमत प्रचलित होती है। अगर इस बाजार की अगर विशेषताओं की बात करें, नंबर वन, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, समरूप वस्तुएं प्रचलित होती है, बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है क्रेता और विक्रेताओं दोनों को, और वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा होती है। बाजार में प्रवेश एवं निकासी, इस बाजार में कोई भी नया विक्रेता प्रवेश कर सकता है, कोई भी छोड़ के जा सकता है। इस बाजार में वस्तु की विक्रय लागत शून्य होती है, क्योंकि किसी प्रकार की एडवर्टीजमेंट की या प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18, बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अगर अंतर की बात करते हैं, पॉइंट सबसे पहले समय, बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत होती है, जबकि सामान्य कीमत दीर्घकालीन कीमत होती है। बाजार कीमत में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, जबकि सामान्य कीमत में स्थिर परिवृत्ति होती है। बाजार कीमत का निर्धारण मांग का प्रमुख हाथ होता है, जबकि सामान्य कीमत में वस्तु की पूर्ति का अधिक हाथ होता है। उत्पादन लागत की बात करते हैं, सामान्य बाजार कीमत उत्पादन लागत से कम या ज्यादा हो सकती है, और सामान्य कीमत हमेशा उत्पादन लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट है वस्तु की प्रकृति। बाजार कीमत दोबारा उत्पन्न की जाने वाली और दोबारा ना उत्पन्न की जाने वाली दोनों ही प्रकार की वस्तु की होती है, जबकि सामान्य कीमत केवल पुनः जिसका उत्पादन दोबारा किया जा सकता है उन वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। दशा, बाजार कीमत एक वास्तविक दशा है जो वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है। सामान्य कीमत एक काल्पनिक दशा है जिसके आधार पर बाजार कीमत का निर्धारण होता है।
क्वेश्चन नंबर 19, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख श्रेणियों का सचित्र वर्णन कीजिए। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। मांग की कीमत लोच की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। नंबर 1, सापेक्षता लोचदार मांग। इस स्थिति में जो लोच है वो हमेशा एक से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसके कंपेरिजन में उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है। सो दैट वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की मांग में प्रतिशत, मान ले अगर कीमत में केवल 10% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग में उससे ज्यादा 20% का या 15% कितना भी हो, लेकिन इससे ज्यादा परिवर्तन होता है। सो दैट जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ कुछ नीचे को झुका हुआ होगा, ऐसे में क्वांटिटी के बीच में ज्यादा गैप नजर आता है और प्राइस में कम। तो ग्राफ थोड़ा सही से बनाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सापेक्षता बेलोजदार मांग। एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर लोच जो है हमेशा एक से कम होता है, और ये तब होता है जब वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। दैट इज आपको शो करना है। मान लीजिए कीमत में 10% का परिवर्तन होता है तो मांग में केवल 8% का परिवर्तन, सो डैट वस्तु की कीमत में और मांग की मात्रा में यहाँ पर अंतर नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, इकाई लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन एक समान वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा में एक समान परिवर्तन होता है। ठीक है ना? इसलिए ये जो ग्राफ होता है वो सीधा ग्राफ बनता है और दोनों के बीच में एक समान गैप नजर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णता लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी या बहुत कम परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है, उस स्थिति को पूर्णता लोचदार मांग कहते हैं। ऐसे में कीमत अपनी जगह पर स्थिर रहता है लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन होता है। देखिए कीमत अपनी जगह पर है लेकिन मांग में परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं पूर्णता लोचदार मांग। और लास्ट पॉइंट है पूर्णता बेलोचदार। वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर जब वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है उस स्थिति, यानी कि कीमत में परिवर्तन होता है। मान लीजिए 5 रुपए था, 5 रुपए से ये बढ़ के 10 रुपए हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी है 10 रुपए की 10 क्वांटिटी थी, अब भी 10 क्वांटिटी है। जबकि होना क्या चाहिए था कि कीमत की तुलना में वस्तु की मांग में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जितना क्वांटिटी है उतना ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकाधिकार बाजार वो बाजार होती है जहां पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है और उस वस्तु का उसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन मौजूद नहीं होता है। एकाधिकार बाजार की विशेषताओं की बात करें, यहाँ पर केवल एक ही विक्रेता होता है। फर्म और उद्योग दोनों ही एक दूसरे की पर्यायवाची होती, उपभोक्ता उत्पादक ही फर्म है और फर्म ही उत्पादक है। थर्ड पॉइंट, निकटतम स्थानापन्न का अभाव होता है। यहाँ पर एक ही वस्तु होती है, उससे मिलती जुलती कोई वस्तु पूरे बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। इस फर्म में नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध होता है। औसत आय और सीमांत आय वक्र हमेशा नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ होता है। ये हो गया ए आर और यहाँ हो जाता है एम आर। ये कुछ ऐसा बनता है। कीमत का निर्धारण जो है विक्रेता खुद करता है और इस बाजार में कीमत विभेद की स्थिति, और कीमत विभेद का मतलब होता है मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत ₹10 है। अब खरीदने वाले 3 लोग आ गए, ए बी और सी। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो ए है, जो दुकानदार है, ए को 10 रुपए में बेचता है, बी को 11 रुपए में, सी को 8 रुपए में, यानी कि वस्तु सेम है लेकिन अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग रेट बेचना, इसे बोलते हैं कीमत विभेद की स्थिति। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांस है। अब इस वीडियो को आपको करना है क्या, शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में जो कम से कम समय में तैयारी करके एग्जाम में 90+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ, सब्सक्राइब करके रखिए और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।